तो कल आपको एक लेक्चर दिया भी था मैंने, छोटा सा लेक्चर था, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था। जहां हम लोगों ने यंत्र जो है उनके बारे में छोटी मोटी बात की होगी। तो एक बात क्लियर कर दो पहले, मेरी वॉइस सबको क्लीन है? मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई डिस्टरबेंस हो? नहीं। ठीक है, देखते हैं, चलो। तो यंत्रों की बात कर रहे थे, और जो हम लोगों ने बात की थी वो यहाँ तक कर ली थी कि सोमानल यंत्र होता है, रसायन से चूड़ामणि ने जो दिया है, जिसके ऊपर अग्नि होती है, नीचे जल होता है। और किस यूज में आता है? तो पारद में अभ्रक या अभ्रक जैसे और पदार्थों के जारण के लिए। ठीक। फिर गर्भ यंत्र देखा था सोमनाथी ताम्र भस्म बनाने में, और पिष्टित पारद की भस्म बनाने के लिए। इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे देखो। नेक्स्ट है धूप यंत्र। तो जारण द्रव्यों के शोधन के लिए। तो जारण द्रव्य जो भी हैं जिनको जलाना है उनका शोधन करना है, तो वो धूप यंत्र से करना है। हंस पाक यंत्र, विड को पकाने के लिए। ये भी बात हो गई थी हंस और विड के बारे में। वल्लभी यंत्र, ये बहुत जरूरी है। तो पारद के उत्थापन संस्कार के लिए। ठीक है, क्यों यूज होता है वल्लभी यंत्र? पारद का उत्थापन संस्कार आप पढ़ोगे, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, ऐसे करके नाम है, संस्कार हो गया। तो उत्थापन संस्कार है, उसके लिए वल्लभी यंत्र का प्रयोग होता है। कह रहे हैं कि ये जो पारद है वल्लभी यंत्र से जो प्राप्त होता है, स्वेदित पारद, उसमें षड गुण आ जाते हैं। षड गुण क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि गंधक का जारण किया जाता है ना? तो षड गुण गंधक जारण करके जो पारद प्राप्त होता है, तो वैसे गुणों वाला पारद यहाँ से नॉर्मली ही मिलेगा वल्लभी यंत्र से। तो ये भी आगे हम पढ़ेंगे कि पारद में इक्वल अमाउंट में अगर गंधक का जारण करो तो क्या होगा, 2 गुना, 4 गुना, ऐसा करे, हम पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल याद रखो कि वल्लभी यंत्र से पारद का उत्थापन संस्कार किया जाता है, प्लस इस यंत्र से जो पारद प्राप्त होगा उसमें षड गुण गंधक जारण करके जो गुण आते हैं पारद के अंदर, वो ऑलरेडी रहते हैं। रसेंद्र चूड़ामणि ने इसी यंत्र को खलभली यंत्र कहा। यशोधर भट्ट ने इसको पलभली, और अन्य किसी आचार्य ने इसको खलचरी भी कहा है। तो समझ में तो आ ही जाएंगे वल्लभी यंत्र के नाम है, देख लेना एक बार। तो रसेंद्र चूड़ामणि ने खलभली, यशोधर भट्ट ने पलभली, और अन्य किसी आचार्य ने खलचरी कहा। नेक्स्ट है नाड़ी का यंत्र। नाड़ी का यंत्र गंधक जारणार्थ। तो आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो ज्यादातर के जवाब ये लगा सकते हो गंधक जारण के लिए, अगर कहीं समझ ना आए, फंस रहे हो। ठीक है, तो नाड़ी का यंत्र भी गंधक जारण के लिए। ग्रस्त यंत्र, पारद के बंधन के लिए, या रुंधरण लिखा हुआ है यहाँ पे, रोक देना उसको कहने का मतलब है। ठीक है। तो आप ग्रस्त जब हो जाते हो, जैसे कोई रोग से ग्रस्त हो जाए तो बंध जाता है ना, कि अब कुछ काम नहीं कर सकता है, उस तरह याद रख सकते हो। तो ग्रस्त यंत्र पारद के बंधन के लिए। एक है नाभि यंत्र। नंदी नामक आचार्य ने इस यंत्र से पारद को शुद्ध गंधक के साथ निर्धूम जारी किया। ठीक है, तो किसने दिया नाभि यंत्र? नंदी नामक आचार्य ने। नंदी यूज, और में। यूज कहाँ होता है? पारद और गंधक, इनको साथ मिलाना, यानी इनका जारण करना गंधक का पारद के अंदर। वो भी कैसा जारण? निर्धूम, यानी जिसमें धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, तो निर्धूम जारण के लिए। आगे देखिए। नेक्स्ट है मृदंग यंत्र। कृत्रिम हिंगुल निर्माणार्थ, काफी जरूरी है मृदंग यंत्र, कृत्रिम हिंगुल निर्माणार्थ। यही लिख सकते हो, मृदंगवत विकृति किस रोग में मिलती है? तो नाम लिख लो, आमवात। सवाल पूछा जाता है कि मृदंगवत विकृति, तो आमवात में। ठीक है, तो खैर, मृदंग यंत्र, कृत्रिम हिंगुल निर्माणार्थ। नेक्स्ट है पिठर यंत्र। पूती लोह के शोधन के लिए। तो पूती लोह आपने देखे थे, नागवंग, उनको पूती लोह कहते हैं। तो पिठर यंत्र का प्रयोग पूती लोह के शोधनार्थ। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है पूती लोह के शोधन में चूर्णोदक भी इस्तेमाल करता है, ये भी याद रखोगे। तो पिठर यंत्र पूती लोह के शोधन के लिए, और इन्हीं के लिए चूर्णोदक का इस्तेमाल भी होता है। या नाम भी लिखे हैं पूती लोह के आपके, नागवंग, यशद। नेक्स्ट देखिए दर्वी का यंत्र। गंधक, नागवंग, इन सबके शोधन के लिए दर्वी का यंत्र। आकाश पातना यंत्र, अर्क निकालने के लिए। ठीक है, तो अर्क किसका निकालते हैं? जिनके अंदर वोलेटाइल कंटेंट होते हैं, जिन द्रव्यों के अंदर, कि आपने उनको गर्म किया, आप सोचो क्वाद बना के इस्तेमाल करेंगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्वाद बनाओगे तो क्वाद बनाते हुए खासियत होती है कि ऊपर कोई लिड नहीं लगाया जाता, ओपन रखा जाता है। तो क्या होगा? सारे द्रव्य उड़ जाएंगे, वोलेटाइल है तो। ठीक है ना? तो एक प्रोसेस होती है आकाश पातना यंत्र, या फिर कह लो ऊर्ध्वपातन जो हम कराते हैं, वो यही मेथड होता है। तो इसमें चीजों को गर्म करते हैं और ऊपर ले जाके वाष्प जो होती है उसको ठंडा कर लेते हैं, जो वोलेटाइल कंटेंट है, तो उनको ऊपर ले जाके ठंडा कर लेते हैं।
वो ठंडे होने के बाद दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं और उनको एक नली की सहायता से इकट्ठा कर लिया जाता है वापस। ठीक है ना। तो ये होता है आकाश पातना यंत्र। इसका प्रयोग करते हैं अर्क निकालने के लिए। वैसे कुछ लोग को पता होगा कि अर्क निकालने जो पहली बार बताया था वो सोढल ने बताया था, और इसको निकालते हैं जिस यंत्र से उसका एक नाम है। भव का 1.5 भव का। ठीक है बेटा, है ना। तो लिख सकते हो भबका और 1.5 भबका यंत्र। भबका और 1.5 भबका यंत्र अर्क निकालने के लिए मेनली इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आकाश पातना यंत्र अर्क निकालने के लिए यूज होता है। अर्क कल्पना का पहली बार उल्लेख किया सोढल ने, जिनका टाइम है 12वीं सदी, बहुत जरूरी है सोढल। ठीक है। और अर्क कल्पना प्रथम उल्लेख सोढल, और इसको निकालने के लिए यंत्र है भपका और 1.5 भपका यंत्र। बाकी आकाश पातना यंत्र भी देख लिया आपने। पालिका यंत्र, बालुका यंत्र, कच्छप यंत्र, नाभि यंत्र, इष्टिका, तुला, विद्याधर और नालिका यंत्र, जितने भी देख पा रहे हो मतलब नाड़ी का है वो, इन सब का प्रयोग गंधक जारण के लिए करते हैं। ठीक है, एक नजर अच्छे से डाल लेना, इसको याद कर लेना कि पालिका, बालुका, नाभि, इष्टिका, तुला, विद्याधर और नाड़ी का यंत्र, इन सब का प्रयोग गंधक जारण में हुआ है। डमरू यंत्र, विद्याधर यंत्र, ऊर्ध्व पातना यंत्र, पातना यंत्र, नाद यंत्र, और अच्छा ये सारे के सारे जो है हिंगुल से पारत के निष्कर्षण, मतलब हिंगुल से पारत निकालने के लिए। ठीक है, वो भी ऊर्ध्वपातन विधि से। नाम ही है ऊर्ध्वपातन यंत्र इसके अंदर, तो ये भी देख लोगे। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि डमरू का विद्या के डमरू का नाद सुनकर, है ना, विद्या ने डमरू बजाया होगा, तो उसकी आवाज जो थी नाद सुनकर क्या हुआ, कोई ऊपर से गिर गया, है ना, ऊर्ध्वपातना, तो आपको याद रहेगा। विद्या के डमरू का नाद सुनकर, तो विद्या डमरू बजा रही है, तो विद्याधर डमरू यंत्र, और नाद यानी नाद यंत्र। तो क्या हुआ, कोई ऊपर से गिर गया, देखने के लिए कौन बजा रहा है डमरू ऐसा करके, तो ऊर्ध्वपातना और पातना यंत्र। है ना, देखा वो गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़ा होता है जैसे, तो महिलाएं बहुत सी लटक जाती है उनसे, ग्रिल पकड़ पकड़ के देखने के लिए कहाँ लड़ाई चल रही है। तो ऐसे सोच लो कि डमरू बज रहा होगा, तो देखने के लिए गिर गई होंगी फिर। ठीक है, आगे देखो। दीपिका यंत्र, पारद के अथापातन के लिए। तो दीपिका यंत्र पारद का अथापातन, सीधे याद करोगे और जरूरी है याद रखना इसको। डेकी यंत्र, तिर्यक पातना यंत्र, नाड़ी का यंत्र, ये कह रहे हैं तिर्यक पातनार्थ। ठीक है। तो नाड़ी देखी और तिरछे गिर गया, है ना, कोई डॉक्टर होगा मान लो, तो उसने कोई नाड़ी किसी की देखी होगी, पल्स, तो वो कुछ अजीब नाड़ी मिली होगी, अरे ऐसा कैसे है ना, तो गिर गया बेचारा बेहोश हो गया, तो नाड़ी देखी और तिरछे गिर गया, तो नाड़ी यानी नाड़ी का यंत्र, देखी मतलब डेकी यंत्र, और तिरछे गिरा मतलब तिर्यक पातन। ठीक है। फिर देखोगे विद्याधर डमरू उर्दू पातना यंत्र, भारत के उर्दू पातनार्थ देख ही लिया पीछे आपने, वो ट्रैक उसी से निकल जाएगा ये भी आंसर, कि विद्या के डमरू का नाद सुन के ऊपर से गिर गया, है ना। वाष्प स्वेदन यंत्र, विशेष रूप से वन्य औषधियों के सत्व निर्माणार्थ। देख ले, कोई खास नहीं है, वन्य औषधियों का सत्व निकालने के लिए। वाष्प स्वेदन यंत्र, उष्ण यंत्र या स्वेदन यंत्र है, वो कह रहे हैं तेल निष्कर्षणार्थ, तेल निकालने के लिए। इतना खास नहीं है, बस नजर डालोगे। ये जरूरी है, कंदुक यंत्र। ठीक है, और ये भी याद रखना, कंदुक यंत्र को ही स्वेदन यंत्र भी कहते हैं, जरूरी बात है। तो रस रत्न समुच्चय ने कहा, तो ये मतलब तेल निष्कर्षण में इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो ना, कि स्वेदन यंत्र इसी का नाम है। तो कंदुक यंत्र का प्रयोग भी तेल निष्कर्षण में करता है। नेक्स्ट है मूषा। तो मूषा सबसे पहले उल्लेख जो किया मूषा का, वो आचार्य सुश्रुत ने किया। तो मूषा प्रथम उल्लेख सुश्रुत। और अंधमूषा, ये भी आप जानते हो, अंधमूषा प्रथम वर्णन बाय अष्टांग हृदय। तो इतना तो आप जानते ही हैं। मूषा कह रहे हैं होती क्या है, ये बात जरूरी है। जो अवांछित दोषों को दूर करे वह यंत्र विशेष मूषा, कि किसी द्रव्य के अंदर कुछ ऐसे दोष हैं जो हम चाहते हैं नहीं होगा, तो उनको दूर करने वाला जो उपाय है, मतलब जिसकी सहायता से करते हैं, तो वो मूषा है। तो जो अवांछित दोषों को दूर करे। रस रत्न समुच्चय में 17 मूषा का उल्लेख है, नंबर याद रखना है। रस रत्न समुच्चय 17 मूषा का उल्लेख। वज्र मूषा कहाँ इस्तेमाल होती है पूछा जाता है, तो सत्वपातनार्थ, द्रव्यों का सत्वपातन कराने के लिए वज्र मूषा।
आगे पुट पढ़ोगे आप लोग। पुट मतलब क्या होता है कि आप टेम्परेचर देते हो, ठीक है, तो हर पुट के जो नाम है ना अलग अलग, वो कितना टेम्परेचर उनमें दे रहे हो कि कितने उपलों की उपले जला रहे हो आप, है ना, उस प्रोसेस के अंदर, तो उसके ऊपर नाम है। तो सबसे छोटा पुट जो है ना, जहाँ सबसे कम ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, वो लावक पुट है, तो याद रखना। सबसे छोटा पुट कोई पूछे तो लावक पुट है, नहीं सबसे कम टेम्परेचर इसके अंदर रहता है, लावक पुट ऐसा। तो जाहिर सी बात है उन द्रव्यों की भस्म बनेगी जो बहुत आसानी से बन सकती है ना। आगे देखिए, अभी मूषा वाला पार्ट हो रहेगा आगे, यहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है हल्का सा। कूपीपक रसायन। तो कूपीपक रसायन क्या होते हैं, वो देखा होगा आपने कि बालू का यंत्र होता है ना, तो वही है कूपीपक रसायन, कि उसके बीच में एक बोतल रखी होती है, कुछ द्रव्य होते हैं हमको, जो हीट मिलती है वो चारों तरफ जो बालू का है उससे मिलती है हीट, उसको डायरेक्ट नहीं गर्म करते उसको, ठीक है। तो देखते हैं कूपीपक रसायन। तो पहली जरूरी चीज है, इसमें तीन प्रकार की अग्नि का प्रयोग होता है। तीन प्रकार की अग्नि मतलब मंद अग्नि, मध्यम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि, ऐसा। कि टेम्परेचर अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर यूज होता है। तो पूछा जाता है त्रिविध प्रकार की अग्नि का प्रयोग कहा, तो कूपीपक रसायन में। सर्वप्रथम उल्लेख यशोधर भट्ट ने किया, 12वीं सदी के हैं, अपने ग्रंथ रस प्रकाश सुधाकर में। और क्या बनाया उन्होंने कूपीपक रसायन में, तो रस सिंदूर, ठीक है, रस सिंदूर बनाया रस प्रकाश सुधाकर ने 12वीं सदी में। तो पहली बार कूपीपक रसायन का उल्लेख इन्होंने किया। किस नाम से बनाया रस सिंदूर, रस को ये डायरेक्ट रस सिंदूर रस लिखा, इन्होंने लिखा उसका नाम उदय भास्कर रस, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि उदय भास्कर रस ये किसने दिया, तो यशोधर भट्ट ने, पहली बार इन्होंने बनाया। और ये क्या है, रस सिंदूर ही है। या फिर ऐसा पूछ लेगा यशोधर भट्ट ने रस सिंदूर जो बनाया वो किस नाम से दिया, तो उदय भास्कर रस है। और इसको बनाने में कांच घटी सिक्ता यंत्र आदि का प्रयोग किया, कोई खास बात नहीं। इसी ग्रंथ में रस कपूर का उल्लेख घनसार के नाम से मिलता है। तो पूछता है किसका पर्याय है घनसार, तो रस कपूर का पर्याय है, याद रखोगे। किस ग्रंथ में, यशोधर भट्ट का रस प्रकाश सुधाकर, इसी के अंदर रस कपूर को घनसार कहा गया। अनंत देव सूरी ने अपनी बुक रस चिंतामणि, अब आपको बुक्स के नाम याद होंगे, यहाँ पर लिखिए रस चिंतामणि। एक आपको पीछे पढ़ाई होगी रसेंद्र चिंतामणि, वो किसकी है, डुगडुगनाथ, ठीक है ना। जो लेक्चर आपको दिया होगा उसमें होगी ये बात, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाई है इस बार। वो जो एक लेक्चर आपको दिया था उसके अंदर होगी ये चीज। तो डुगडुगनाथ की रचना है रसेंद्र चिंतामणि, और रस चिंतामणि अनंत देव सूरी की है, ठीक है। चलो एक और बता दो, क्या नाम है उसका, प्रयोग चिंतामणि, क्या नाम था उस बुक का, माणिक्य वाला जो था वो, ध्यान आ रहा है कुछ, मणि। हाँ हाँ, मणि। मणि शर्मा की, रस मणि शर्मा की, चलो देख लेना, मतलब वो भी एक बुक थी कि प्रयोग चिंतामणि शायद, है ना, प्रयोग चिंतामणि। हाँ, मणि का प्रयोग। किसने, कौन था चिंतक, हाँ, सर यही थे, मणि मणि शर्मा करके नाम है उनका। चलो देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, उनकी लेकिन कहानी भी मणि है। के साथ प्रयोग की बात थी, इस तरह हमने याद किया था, चाहे मणि शर्मा नाम हो, बुक का नाम कुछ ऐसा हो, प्रयोग चिंता या कुछ ऐसा जो भी था, देख लेना आप लोग, आगे देखेंगे। तो अनंत देव सूरी ने रस चिंतामणि में रस सिंदूर को वैद्य चिंतामणि। हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे हो। वैद्य चिंतामणि वल्लभ वल्लभ का था शायद, वैद्य चिंतामणि। हाँ वो भी है, वो भी एक बुक है, सही है, वो भी एक बुक है, ठीक है। तो देख लेना, कुल मिला के मतलब कई सारी बुक्स हैं इस तरह की। तो अनंत देव सूरी ने रस चिंतामणि में रस सिंदूर को रस पार्थिव रस के नाम से कहा। तो रस सिंदूर के नाम देख रहे हो आप, पीछे यशोधर भट्ट ने कहा उदय भास्कर रस, यहाँ अनंत देव सूरी रस चिंतामणि के अंदर कह रहे हैं रस पार्थिव रस। ये याद रखनी है, सारी बातें जरूरी हैं। कह रहे हैं इसके बाद आयुर्वेद प्रकाश में रस कौमुदी में रस कल्प योग में वहां भी उल्लेख मिलता है, ये खास बात नहीं है। आगे चलिए, रस तरंगिणी ने कई प्रकार के रस सिंदूर का उल्लेख किया। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि एक रस सिंदूर बना दिया, उसमें रेशियो चेंज करते रहे, अलग द्रव्य ऐड करते रहे, नाम सबका रस सिंदूर ही रखा। तो रस तरंगिणी में कई प्रकार के रस सिंदूर का उल्लेख मिलता है। गंधक जारण का सर्वप्रथम उल्लेख रस हृदय तंत्र ने किया, 10th सेंचुरी का है, याद रखोगे, रस हृदय तंत्र पढ़ाई होगी। कौन है इसके राइटर, भिक्षु गोविंद भगवत पादाचार्य। भगवत गोविंद। भगवत गोविंद। ठीक है।
भिक्षु, ठीक है। भिक्षु और भगवत दोनों, भगवत ठीक है। ठीक है, तो भिक्षु गंधक, गोविंद पादाचार्य। हाँ, भिक्षु गोविंद पादाचार्य। गंधक जारण सर्वप्रथम रस हृदय तंत्र 10वीं सदी में उल्लेख मिलता है। तो अब देख लो आप, रस सिंदूर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उदयदित्य रस के नाम से लिखा है ना। फिर आपने देखा यहाँ पे रस पार्थिव रस के नाम से, तो वही रस सिंदूर है, क्या होता है तो देख लोगे। तो रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी, तो HGS है, मतलब वही पारद गंधक है और कुछ नहीं है। तो रस योग सागर, उसमें किस तरह दिया, कह रहे हैं रसायन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। पारद गंधक इक्वल अमाउंट में होता है। वट अंकुर सोरस की 3 भावनाएं, पालू का यंत्र का प्रयोग है, 4 याम तक मृदु मध्य तीव्र अग्नि देते हैं। अरुण वर्ण का रस सिंदूर प्राप्त होता है। रस रंगड़ी में पारद गंधक कह रहे हैं 8-8 तोला लेना है। ऊपर भी ऐसा ही है, एक एक पल, यहाँ 8-8 तोला। लेकिन बताऊंगा क्या मतलब है अभी, एक बार पहले देख लो। वटांकुर लघु शाल्मलेश्वर की 3 भावनाएं, 2 याम तक परदु मध्यम और तीव्र अग्नि में पाक करें। अरुण उत्पल प्रकाश, यानी वर्ण जो बनता है इसका रक्त कमल के समान वर्ण बनता है। तो ये सारी बात है, देखो याद क्या रखना है। पहली चीज तो ये कि रस सिंदूर के अंदर पारद और गंधक 2 चीजें हैं, दोनों बराबर मात्रा में है। आपकी जो बुक्स है, पुरानी गाइड्स हैं, वहां क्वेश्चन बना रखा है, गलत बना रखा है जो, इस तरह पूछ लेते हैं कि पारद गंधक का रेशियो क्या होता है रस योग सागर के अनुसार या रस तरंगिणी के अनुसार, है फालतू की बात है। इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिख दिया ऐसे करके कि एक पल लेते हैं, एक पल लेते हैं, और यहाँ 8-8 तोला। तो मतलब क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी एक नजर डाल लो कि गाइड में आएगा तो आपको पता रहे कि अच्छा ऐसे बात है। तो यहाँ पे 8-8 तोला लिखा है, यहाँ एक एक पल लिखा हुआ है, एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरा, रस सिंदूर, क्योंकि कूपी पकु रसायन है, तो बालू का यंत्र का प्रयोग होगा, तो ये कोई रटने की चीज ही नहीं है। अगली बात है कि 3 तरह की अग्नि इस्तेमाल होती है कूपी पकु रसायन बनाने में, मृदु मध्य तीक्ष्ण, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, ये भी याद रखना है। अगली जरूरी बात है, क्या वर्ण होता है, तो अरुण वर्ण, ये याद रखोगे, अरुण वर्ण। ठीक है, इतनी चीजों पे सवाल बनते हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। भावना में देख लो, वटांकुर लिखा हुआ है, लघु शाल्मली लिखा हुआ है, तो वो आपका मन है। आगे चलिए, स्वर्ण सिंदूर, मकर ध्वज, चंद्रोदय रस, रसामृत के अनुसार। तो इसमें रेशो क्या होता है, स्वर्ण पारद और गंधक 3 चीजें होती हैं। तो स्वर्ण 1 भाग, पारद 8 भाग और गंधक 16 भाग। तो 1-8-16 का रेशो है स्वर्ण सिंदूर के अंदर या फिर मकर ध्वज के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखोगे, 1-8-16 स्वर्ण पारद गंधक, इसी को चंद्रोदय रस भी कहते हैं। आगे देखिए, भावना इसमें रक्त कपास पुष्प सोरस, वटांकुर सोरस, घृत कुमारी सोरस, ये खास नहीं है, आप देख लेंगे मन करे तो। रेशियो याद रखना, स्वर्ण 1 पारद 8 गंधक 16। नेक्स्ट है बेटा सिद्ध मकर ध्वज। अभी देखा आपने मकर ध्वज, जहां पे 1-8-16 का रेशियो, स्वर्ण यानी काफी कम है, 1 भाग है, पारद 8 भाग है, गंधक 16 भाग है। अब देखो सिद्ध मकर ध्वज, तो यहाँ पे स्वर्ण की मात्रा बढ़ा दी रस्तरंगिणी ने, सिद्ध मकर ध्वज जो है। तो स्वर्ण कितना हो गया, 1 की जगह 4 भाग, बाकी पारद वही 8 भाग है, गंधक 16 भाग है। तो याद क्या रखोगे कि स्वर्ण की मात्रा बढ़ा दी इसके अंदर, सिद्ध मकर ध्वज के अंदर। नीचे भैषज रत्नावली की बात लिखी हुई है, देख लो सेम ही बात है, अगर रेशियो निकालने आओगे तो 4-8-16, 1-2-4, तो कुछ डिफरेंस है नहीं प्रैक्टिकली। तो आपको क्या याद रखना है, मकर ध्वज में और सिद्ध मकर ध्वज में अंतर कितना है, कि सिद्ध मकर ध्वज में गोल्ड जो है वो 4 भाग हो जाएगा, मतलब 4-8-16, 1-8-16 की जगह, बस इतना याद रखोगे आप। अगेन भावना, रक्त कपास सोरस, श्वेत अंकोल मूल, घृत कुमारी सोरस, शाल सरल बिल, खदर की लकड़ी इस्तेमाल हो रही है। नहीं याद रखना इतना डिटेल में, कोई फायदा नहीं। आगे देखिए, रस पुष्प या रस कुसुम या रस शुम या कैलोमिल। ठीक है, मेन तो ये 2 नाम है, रस पुष्प और कैलोमिल। ये क्या होता है, तो कह रहे हैं सब क्लोराइड ऑफ मरकरी, Hg2Cl2, Hg2Cl2, केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, रस पुष्प कैलोमिल Hg2Cl2। पारद पड़ा है इसके अंदर, लवण पड़ा है और कासीस पड़ा है, पारद, लवण और कासीस, 1-1-1 के रेशियो में। कहाँ पे लगता है रसपुष्प, तो कूपी के कंठ में लगता है। तो हम जो बात कर रहे हैं ना कि कूपी होती है और उसकी सहायता से ये बनाए जाते हैं, ये रसायन जो होते हैं कूपी पकड़ रसायन। तो कुछ द्रव्य जो है कूपी के तल भाग में लगते हैं, बेस में लगते हैं, कुछ लगते हैं बिल्कुल ऊपर कूपी के कंठ में, और कुछ ऐसे होते हैं जो कूपी के तल में भी लगते हैं और कंठ में भी लगते हैं, उनको उभयस्थ कहा जाता है, कि दोनों जगह लगने वाले। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं रस पुष्प, ये कहाँ लगता है आपसे अगर पूछा जाए तो
ये कूपी के कंठ भाग में लगता है, बिल्कुल ऊपर। ठीक है, आगे देखिए। मात्रा कितनी है इसकी? आधा से 2.5 रत्ती। कह रहे हैं बालकों में आधा रत्ती तक और बड़ों में 2.5 रत्ती तक विरेचन के लिए दी जाती है। मतलब बच्चों में आधा रत्ती से विरेचन हो रहा है, बड़ों में कह रहे हैं 2.5 रत्ती से विरेचन हो रहा है। फिरंग में कह रहे हैं 1/4 रत्ती दी जाती है, और हिक्का में 1/8 रत्ती इसकी मात्रा है। याद कर लेना सारी मात्राएं इसकी। तो याद कैसे रखते हैं हम इसको? हम याद रखते हैं किलो किलो के 2 पुष्प। और पुष्प किसके? पालक के। मतलब पालक है, तो पालक जो खाया जाता है सब्जी में, कि पालक के पुष्प है और वो कितने हैं? बहुत भारी हैं, किलो किलो के हैं, मतलब 1-1 किलो के हैं। तो किलो किलो के 2 पुष्प मतलब ये है। किलो किलो मतलब कैलोमेल। पुष्प मतलब रस पुष्प। 2 पुष्प मतलब Hg2Cl2, केमिकल फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो। 2 पुष्प है ना, दोनों में दो दो लगेगा, मतलब Hg2Cl2। पालक के है ना पुष्प, तो पालक मतलब पारद, लवण और कासीस, पालक। तो पालक के किलो किलो के 2 पुष्प, ऐसा करके याद कर लो। ठीक है। अब 2 नंबर का यहाँ काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ, आप देखोगे तो। ऊपर भी ट्रिक में हमने याद किया किलो किलो के 2 पुष्प, और यहाँ मात्रा देख रहे हो, वहां भी हर एक में नंबर 2 लिखा हुआ मिलेगा, जैसे आधा से 2.5 रत्ती। ठीक है, बालकों में आधा रत्ती, बड़ों में 2.5 रत्ती विरेचन के लिए। तो देख लेना, मतलब 2 नंबर से याद हो जाएगा आपको कि नंबर 2 का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी फ्रंग में 1/4 और हिक्का में 1/8 रत्ती इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है रस कपूर या घनसार रस। इसका पर्याय है रस कपूर और घनसार रस। ये है पर क्लोराइड ऑफ मरकरी, HgCl2। HgCl2। पारद इसमें 1 भाग है। गंधक अम्ल कह रहे हैं कि 1.5 भाग है। और लवण ये 1 भाग है। तो हम याद रखते हैं कि कपूर जो है ना वो पागल हो गया, मतलब कपूर पागल हो गया। है ना, एनिमल मूवी बनाई। बहुत लोग कह रहे हैं कि बेकार मूवी, बिल्कुल की पागल बने की मूवी है। तो ऐसे याद कर लो कि कपूर पागल। तो कपूर यानी रस कपूर, और पागल यानी पारद, गंधकाम्ल और लवण। ठीक है। गंधकाम्ल क्या है? ये H2SO4 है या HNO3 है, क्या है? देखा किसने लिखवाया था लास्ट टाइम? 1 मिनट बता देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड ही है, H2SO4 है। H2SO4 गंधक अम्ल। ठीक है, तो रस कपूर या घनसार रस, परक्लोराइड ऑफ मरकरी, HgCl2। तो हमने कहा कि कपूर पागल हो गया है ना, तो कपूर पागल, तो कपूर पागल यानी पारद, गंधक अम्ल और लवण। याद रखेंगे। ये भी कंठ में लग रहा है तो कुछ याद नहीं करना अलग से। मात्रा देख लो, 1/32 रत्ती। मात्रा 1/32, 1/32 रत्ती। बुक्स में जो आपके दी हुई है ना वैसे, इसकी मात्रा तो वो लिख लो, जो बुक में दी हुई है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये है बेटा रस तरंगिणी के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लो रस तरंगिणी। देखो 1/64 टू 1/32 रत्ती। 1/64 से 1/32। तो इसके आगे ऐड कर लो आप, इसको सही कर लो। ऐसा कर लो, 1/64 से 1/32 रत्ती। यहाँ 1/32 लिखिए ना। ठीक, आगे चलते हैं। अतिसार, कृमि, प्रवाहिका, सहज या स्पर्शक फ्रंग, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। अगेन वही बच्चों की डिजीज है, देखोगे तो। अतिसार, कृमि रोग, प्रवाहिका, सहज या स्पर्शक फ्रंग। नेक्स्ट है समीर पन्नग रस। तो पारद, गंधक, हरताल, मनाशिला, गोरी पाषाण। भावना तुलसी पत्र की होती है, और तलस लगता है, यानी नीचे कूपी में। बताया था ना, ऊपर और नीचे लगने वाली चीजें हैं। तो ये कूपी में नीचे की तरफ लगता है। और कह रहे हैं ऐसा ही स्वर्णवंग में समझना है, कि वो भी कूपी में नीचे लगता है। कभी शायद बात हुई होगी, स्वर्णवंग के अंदर स्वर्ण नहीं होता, सिद्धार्थक स्नान में सिद्धार्थक नहीं होता, है ना, गुड़ सरपी में गुड़ नहीं होता। तो जिन लोग को नहीं पता हो, इस तरह कुछ अपवाद हैं कुछ चीजों के, तो हम याद रखते हैं। खैर, तो समीर पन्नग रस याद क्या रखना है वो समझ लो। याद रखना है, एक तो इसके अंदर 3 चीजें हैं जिनके अंदर आर्सेनिक होता है। हड़ताल, मनहशिला और गोरी पाषाण। तीनों के अंदर आर्सेनिक है। जिनको नहीं पता केमिकल फॉर्मूले, जल्दी से लिख लो। हरताल AS2,
और S कितना 3 2। 3 3 ठीक, 3 तो AS2S3। ठीक है बेटा, AS2S3। नेक्स्ट लिखो मनाशिला, तो समझ आ रहा होगा AS2S2। ठीक है, तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे सवाल पूछा जाता है कि इन दोनों में से, अब मैंने आपको कल ये लॉजिक दिया था थोड़ा सा, अगर मैं इन दोनों को पूछूं, AS2S3 हुआ हरताल और AS2S2 हुआ मनाशिला, तो आपसे अगर पूछूं इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेफ होगा अगर यूज किया जाए हड़ताल हड़ताल हरताल। क्यों? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही सल्फर, सल्फर के 3 मॉलिक्यूल है वहां। रेशियो समझ रहे हो ना, कि एक जगह तो आर्सेनिक सल्फर एक एक के रेशियो में है, और एक जगह 1:1.5 का रेशियो हो गया, मतलब 2 और 3 है सल्फर के मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो आर्सेनिक की जो तीव्रता है वो कम हो गई, कहने का मतलब। तो याद रखना, इस तरह सवाल पूछ रखे हैं एग्जाम में। तो AS2S2, AS2S3, AS2S2, और गोरी पाषाण भी लिख लो, AS2O3, गोरी पाषाण। तो समीर पन्नग रस में तीनों चीजें हैं जिनमें आर्सेनिक होता है। एक बात ये याद रखनी है, भावना याद रखोगे, तुलसी पत्र की भावना है, तुलसी पत्र सोरस। और लगता कहाँ है? कूपी के तल में, क्योंकि ये भी अलग बात है। और ऐसा ही स्वर्णभंग में भी याद रखना है। गोरी पाषाण की प्रैक्टिकल मात्रा बता रहे हैं कि चिकित्सार्थ कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं, तो 1/120 से 1/30 रखती है बेटा, वो 1/120 कर लेना, 1/20 हो गया गलती से, 1/120 है गोरी पाषाण या संख्या। उसकी जो मात्रा बताएगी 1/120 से 1/30 रखती। और मारक मात्रा कितनी है उसकी, फैटल डोज जो कहते हैं, तो वो 1 रत्ती की मात्रा का इतना खिला दिया गोरी पाषाण, तो खत्म। नेक्स्ट देख रहे हो वैक्रांत, इस पे भी सवाल पूछा जाता है कि वैक्रांत की प्रायोगिक मात्रा कितनी है, तो 1/24 से 1/11 रखती, बिल्कुल याद रखना है, बहुत जरूरी मात्राएं हैं ये तीनों जो पढ़ी हैं यहाँ पे। गोरी पाषाण की प्रैक्टिकल और फेडल, वैक्रांत की वही प्रैक्टिकल मात्रा 1/24 से 1/11 रखती। हीरा और मनाशिला, इन दोनों की 1/32 से 1/16 रखती। ठीक है, तो मतलब मैं इस तरह याद रखता हूँ कि हीरा जो है, कहते हैं ना, हीरा सबके मन में बसा होता है कि हीरा अरे मिल जाए डायमंड। ठीक है, सर गौरी पासवर्ड का क्या बताया था आपने, कितना है? 1/120, 1/120। 1/120। हाँ, 1/120। और दूसरे में 1/, वो जो 30 है वो उसको काट देगा? नहीं नहीं, वो ठीक है, 1/120 से लेके 1/30 ऐसा है ना। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे। मैंने सुना सुना है। ठीक है, वैक्रांत की देखिए 1/24 से 1/11 रहती मात्रा। हीरा मनाशिला की बात में कर रहा था कि हीरा जो है मन में रहता है ना, बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि हमें तो वो चीज सोलिटेयर चाहिए। आप देखोगे जो लड़कियां अभी जिनकी शादी नहीं हुई, बाद में पता चलेगा, तो ऐसा होता है। एक जीवन में ये भी एक काम जुड़ जाएगा कि ऐसा भी करना पड़ेगा कभी। ठीक है, तो वो फिर खरीदना होता है, तो सबके मन में होता है मतलब हीरा कि एक दिन लेना है। ठीक है, तो कि महिलाएं जब 16 साल की होती हैं तब से कहती हैं 32 दांतों से, मतलब एक ही बात, कि बस डायमंड चाहिए। तो ऐसे याद रख सकते हो, 1/16 से 1/32 हीरा मन, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्निजार हड़ताल, 1/4 से 1/2 रहती है। ये जरूरी नहीं है, मतलब इसको याद ना करो तो भी काम चलेगा, लेकिन बाकी याद रखनी है, ऊपर वाली मात्राएं वो जरूरी है। नेक्स्ट आता है बेटा परिभाषा प्रकरण। ठीक है, तो रसशास्त्र में ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि परिभाषा प्रकरण किसकी देन है, रसशास्त्र के अंदर किसने दी परिभाषा है, तो सोमदेव ने। ठीक है, इनकी बुक का नाम है रसेंद्र चूड़ामणि, ये भी याद रखोगे, सोमदेव, इनकी बुक का नाम है रसेंद्र चूड़ामणि। रस तरंगिणी, वो कहते हैं कि मृत धातुएं, आसव, अरिष्ट, इनका 1/4 भाग वैद्य को दे देना चाहिए। देखो क्या होता है कि ना, एक भाग होता है उसको बोलते हैं धन्वंतरी भाग। वो क्या होता है कि डॉक्टर के पास पहले के टाइम में मान लो कि इतने साधन तो थे नहीं, कि पैसा तो इतना था नहीं कि वो चीजें बना के तैयार रख ले, वो एक्सपायर हो जाए, कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि किसी पेशेंट के लिए कुछ बनाया मान लो, तो उससे कह देते थे अच्छा भाई इतना भाग जो है तुम दान कर दो, अगला कोई पेशेंट आएगा उसके लिए रेडी रहेगा हमारे पास, है ना, हमें दोबारा से एकदम बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं कोई घर में आया तो तुरंत ही एकदम की कोल्ड ड्रिंक बनाई जाएगी या कोई ड्रिंक बनाई जाएगी, कोल्ड ड्रिंक पहले से ला के रखनी है तो दे दी थोड़ी सी। तो ऐसी वाला कॉन्सेप्ट था, तो ये था धन्वंतरी भाग। तो रस तरंगिणी कह रहे हैं कि मृत धातु है, मतलब जिनका मारण किया, धातुओं को भस्म बनाई है, या आसव है या अरिष्ट है, जिनमें टाइम लगता है बनने में खासकर। ठीक है ना, तो उनका 1/4 भाग वैद्य को दान कर देना चाहिए। याद रखो ये किसके अनुसार है, रस तरंगिणी के। मनीषा, किसकी है रस तरंगिणी?
बहुत जरूरी है बेटा। कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था, सोचो 1 करोड़ का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, खो रही हो तुम। विजेता, विजेता ने भी नहीं पढ़ा है। सब ये पढ़ा यार। सदानंद शर्मा। ठीक है ना, सदानंद शर्मा, सदानंद शर्मा। ठीक है ना, बहुत जरूरी है बेटा, याद रख लो। केबीसी में सच में पूछा गया था, मजाक नहीं कर रहा, ये सवाल केबीसी में आया था। तो मृत धातु ऐसा वरिष्ठ 1/4 वैद्य को देते हैं। धन्वंतरी भाग क्या होता है? रोगी द्वारा वैद्य को दिया गया भाग। अब आगे देखो, जो सवाल पूछा जाता है वो रस तरंगिणी वाला नहीं पूछता कितने भाग देना है, वो यहां से पूछता है। अगर जनरल भी सवाल पूछ ले, कोई रेफरेंस ना दिया हो, तो आपको ये आंसर लगाना है कि सिद्ध किए हुए रस, तेल, घृत, इनका आधा भाग, अवलेह का 8वां भाग। तो याद ऐसे रखोगे जैसे आपको औद्भिद द्रव्य पढ़ाए थे मनीषा। औद्भिद द्रव्यों की संख्या कितनी थी चरक की? ध्यान आ रहा है? पार्थिव, औद्भिद सब पढ़ाए थे चैप्टर 1 के अंदर। वंदना, यामिनी, चलो। सर हम्म, 32। कौन बताना चाहेगा? 18। औद्भिद 18 18। और पार्थिव? ना जब खराब पार्थिव बोलो। 15। 15, ठीक है। तो जिस तरह, ठीक है बेटा, तो जिस तरह हमने वहां याद किया था, मतलब आ वाली ट्रिक हमारी, कि आ से उद्भिद, आ से 18, ऐसे यहाँ भी याद रखना है। आ से अवले, आ से 1/8। जैसे हमने त्वचाएं भी याद की थी। चलो एक और सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि आपके रिवीजन में तो आ गई होंगी। सुशर्मा, अवभासिनी त्वचा की मोटाई कितनी है? नहीं तो मंजिता। 2 ब्रीही। मंजिता, क्या सही जवाब है सुशर्मा का? अंशुल, सर प्रियंका। 1/8 वेरी था। 1/8। अंशुल सही बोल रही है, 1/18 है, 8 नहीं है। ठीक है, तो याद रखो ये चीज, आपको कुछ याद कराई है मैंने ऐसी। खैर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया देखोगे, कि रोगी द्वारा वैद्य को 2 भाग, सिद्ध रस, तेल, घृत आदि का 1/2 भाग, अवलेह का 1/8 भाग। तो ऐसे याद करते हैं, आज से अवलेह, आज से 8, अवलेह का 1/8 भाग। धातु भस्म, काष्ठ, औषधियों का चूर्ण, गोली, गुटिका, मोदक, पाक, यानी बाकी सारा कुछ 1/7। तो ड्रिल में इस तरह मत जाओ, सिंपल ऐसे याद रखो कि अवलेह का 1/8 भाग, घी, तेल और रस, इनका आधा भाग, बाकी सबका 1/7 भाग। आप लोग ऐसे याद करो, है ना, एक एक याद नहीं किया जाएगा ऐसे इंडिविजुअली। तो सिद्ध रस, तेल, घृत 1/2 भाग, और अवलेह का 1/8, धातु भस्म, काष्ठ, औषधियाँ, चूर्ण, गोली, गुटिका, मोदक, पाक इत्यादि 1/7 भाग। आगे चलिए, नेक्स्ट है रुद्र भाग। क्या होता है? तो रुद्र भाग होता है जो कह लो कि आजकल जैसे लोग कमीशन समझ लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, डोलो 650, तो हजारों करोड़ का उसमें क्या है कि डॉक्टरों को दिया गया था कि भाई ये मेडिसिन लिखो। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कोविड के टाइम पे, पता है ना। तो वही चीज है रुद्र भाग, कि विक्रेताओं द्वारा वैद्य को औषध मूल्य का 1/11 भाग, ठीक है, कि जितनी दवाइयां सेल कराई उसकी, तो उसने क्या किया, 1/11 भाग उसका दे दिया वैद्य को। तो ये होता है रुद्र भाग, विक्रेताओं द्वारा वैद्य को औषध मूल्य का 1/11 भाग दिया जाना। नेक्स्ट है लवण पंचक। याद है आपको, सैंधव, सोवर्चल, वेद, उद्भिद, सामुद्र, तो अपना याद रखना। लवण त्रिक में क्या आते हैं? सैंधव, सोवर्चल और वेद। तो निकाल लोगे अब तो, 3 लवण, 5 लवण, 1 लवण, 2 लवण, कुछ भी कहूं मैं, आपको याद होना चाहिए सैंधव, सोवर्चल, वेद, उद्भिद, सामुद्र। और चुल्ली का 6 लवण होता है, जो चूल्हे की राख से मिलता है। ठीक है, अभी कल परसों वो देख रहा था वीडियो में, कि जानवर जो है ईंटें वगैरह चाटते रहते हैं। क्यों चाटते हैं? कि उनको सोल्ट जब चाहिए होता है, उनको पता होता है कि इसमें कैल्शियम है, सोल्ट है, इसलिए चाटते हैं वो मिट्टी या ईंटें कई बार। नेक्स्ट है मधुत्र और मधुर। तो घृत, मधु और गुड़, ये रस समुच्चय रस तरंगिणी के अनुसार है, और राज निघंटु के अनुसार घृत, मधु और सीता। ठीक है, राजा है राज निघंटु, तो वो गुड़ नहीं खाएंगे, वो सीता खाएंगे, ज्यादा प्योरीफाइड फॉर्म। तो घृत, मधु, गुड़, और राज निघंटु का घृत, मधु और सीता, यानी मधु सर्पी और गुड़, मधु सर्पी और सीता। नेक्स्ट है पंचामृत, रस तरंगिणी के अनुसार ये क्या है? देखो ध्यान रखना,
लोग पंचामृत में और पंचगव्य में कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो पंचामृत अलग है, पंचगव्य अलग है। पंचगव्य में गाय की ही पांचों चीजें होती हैं, और पंचामृत के अंदर गाय का घी, दूध और दही, तीन चीजें तो है, बाकी मधु और शर्करा है। ठीक है, तो पंचामृत, रसरंगिणी, गाय का घी, दूध, दही, जो जनरल प्रोडक्ट हम सभी यूज करते हैं, वो तीनों चीजें प्लस मधु और शर्करा। सो ब्रेक का टाइम हो गया, मैं देख रहा हूँ सेशन ऑफ होने वाला है, तो 10 मिनट्स वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।